वेलकम बच्चों, नेक्स्ट वीडियो है वीडियो नंबर 34। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपना चालू है। काफ़ी क्वेश्चंस हुए, 5-6 क्वेश्चंस कुछ हो गया यहाँ तक मैं समझता हूँ। अभी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेने के बाद ऑलमोस्ट अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर हो गया ऐसा समझ के अपन चलना है, और ख़त्म ही हो गया ऐसा समझ के अपन चलेंगे उसको। और इसके बाद में हम लोग अभी मेरे पास आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैं दूसरे वाले सब्जेक्ट को टारगेट करने वाला हूँ जो कि है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे सिलेबस का बड़ा टेंशन ले रहे थे, लेकिन अब आप लोग, मैंने वीडियोस डाल दी, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रोज़ एक वीडियो लेकर देखते जाएंगे तो आराम से आपका पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, मतलब टैक्सेबल एनुअल बोलना चाह रहा हूँ। म्यूनसिपल वैल्यू है 2 लाख, फेयर वैल्यू है 180, स्टैंडर्ड वैल्यू है 2,50,000, डिफैक्टो रेंट, डिफैक्टो रेंट कोई नया आदमी दिख रहा मेरे को, 30,000 पर मंथ। बिल्डिंग रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बिल्डिंग 2 महीने पिछले खाली भी थी, और अनरियलाइज रेंट हुआ 30,000 रुपये का। कंडीशन ऑफ रूल फॉर आर सेटिस्फाइड, ये नया पॉइंट है, इसके लिए ये क्वेश्चन आया है। म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 15,000 एंड बाय टेनेंट 15,000, मतलब टोटल म्यूनसिपल टैक्स 30,000 आया था, जिसमें से 15,000 ओनर ने भरा, 15,000 टेनेंट ने भरा। ये पॉइंट हमारा इससे पहले हो चुका है। सो आंसर नंबर 6 इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर ऑफ मिस्टर, नाम दिया नहीं दिया तो लिख लेना अपन, फॉर असेसमेंट ईयर 2021। क्या है जरा देखेंगे अपन, ये हमारा सोल्यूशन। लेकिन हमको पहले क्या निकालना पड़ता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये है 2,70,000। ये कैसा आई वो देखना है अपने को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को बहुत जरूरी है कि ये कैसा आई देखना, क्योंकि आज 2 मुद्दे पैदा हो गए। एक मुद्दा ये है कि वैकेंट है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर चुके पीछे क्वेश्चन के अंदर, ये घर की वैकेंसी रही तो क्या करना है। एक नया मुद्दा आके हमारे सामने खड़ा हुआ, वो है अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है ऐसा किराया जो हमको नहीं मिला, डूब गया, मतलब डुबा दिया वो टेनेंट ने, किराएदार ने वो पैसे डुबा दिया। ठीक है, तो वो एक पॉइंट आज आने वाला है, तो उससे रिलेटेड अपने को आज बातें सीखनी है। तो ये देखो जरा क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू में करा यहाँ पर। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को मैंने झगड़ा करवाया, दोनों में से विच एवर इज मोर बोला। म्यूनसिपल वैल्यू था 2 लाख, फेयर वैल्यू था 180, 2 लाख या 180, विच एवर इज मोर 2 लाख। विच एवर इज लेस आया सेकंड स्टेप में मेरे, ये 2 लाख को मैंने नीचे लिया, तो स्टैंडर्ड रेंट देखा मैंने 2.5 लाख है, तो 2 लाख या 2.5 लाख, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो ये 2 लाख आ गया। इसको मैंने नीचे की स्टेप में लेके आ गया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मेरे को कोई दिख रहा ही नहीं। लेकिन क्या दिख रहा है? डिफैक्टो दिख रहा है, डिफैक्टो, डी फैक्टो रेंट, कुछ भी नहीं रहता। डी फैक्टो मतलब एक्चुअल, फैक्ट फैक्ट मतलब सच्ची, सच्ची मुच्ची का। ये जहाँ तक मेरा ध्यान, तो ये फ्रेंच है, फ्रेंच, फ्रेंच में वो डिफैक्टो रेंट ऐसा नाम दिया हुआ है उसका। दी फैक्ट, द फैक्ट ऐसा है, द हकीकत, द सच्चाई, है ना। तो द सच्ची मुच्ची का, एक्चुअल बोल तो भी सच्ची मुच्ची होता ना। तो डिफैक्टो रेंट 30,000 पर मंथ मतलब एक्चुअल रेंट। तो देखो 30,000 पर मंथ मैंने लिखा, लेकिन 30,000 पर मंथ मैंने कैसा लिखा? देखो 30,000 में से ये 2 महीने घर क्या था बोल रहा, खाली था, मतलब 10 महीने उसके अंदर किराएदार थे। तो मैंने ये यहाँ पर लिखा, फिर देखो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो 30,000 गुणिले 10। तो 30,000 गुणिले 10 क्यों लिखा? क्योंकि 10 महीने उस घर में किराएदार था, मुझे 10 महीने का किराया आया। आया नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 10 महीने के किराए में से 1 महीने का किराया किराएदार डुबा के भाग गया। वो 30,000 यहाँ पर है, और मैंने 30,000 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ओ ऐसा उठा के डायरेक्ट माइनस नहीं करने का है, वो कंडीशन है उसके ऊपर, उसके ऊपर कंडीशन है। कंडीशन बताता हूँ मैं, देखो। कंडीशंस ऑफ रूल 4 टू बी सेटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट जो 30,000 रुपये का हुआ, उसके लिए, मतलब उसको क्लेम करने के लिए, क्लेम करना मतलब अपनी इनकम में से उसको माइनस करवाने के लिए आपको रूल 4 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो ओनर रूल 4 सेटिस्फाई करेगा उसी को वो 30,000 रुपये माइनस होके मिलेंगे। जो ओनर रूल 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको वो नहीं मिलेगा। इन्होंने बोले कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, बोले बोल के मैंने माइनस किया, समझे। अगर इन्हें बोलता कंडीशन ऑफ रूल 4 आर नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं ये 30,000 माइनस नहीं करता, डायरेक्ट ये 3 लाख रुपए बाहर लेता था। इन्होंने सेटिस्फाई किए बोले।
अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि रूल 4 है क्या। देखो सेटिस्फाइड बोला तो माइनस करना, सेटिस्फाइड नहीं बोला तो माइनस नहीं करना। तो रूल 4 क्या है वो अपन देखेंगे। तो रूल 4 में 4 बातें लिखी हुई है इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। रूल 4 में 4 बातें लिखी हुई है। क्या है वो 4 बातें? बात नंबर 1, टेनेंट मस्ट बी बोनाफाइड। टेनेंट जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड होना चाहिए मतलब बोनाफाइड, अभी तुम कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेते, क्या मतलब है उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट? कोई आइडिया है क्या तुम्हारे को? तुमको कोई आइडिया नहीं, तुम खाली बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेते बस, तुमको कुछ लेना देना नहीं उससे। क्या है वो कागज? बोनाफाइड का मतलब होता है कि ये गवाही दे रहा कॉलेज वो सर्टिफिकेट देके, वो हामी पत्र देके इस बात की उन्होंने गवाही दे रहे कि ये बच्चा सच्ची मुच्ची में हमारे कॉलेज का है, मतलब रियल है, चुप चुप का नहीं है, चुप चुप का नहीं है, रियल, रियलिटी, ट्रूथ, सच्चाई, हकीकत, बोनाफाइड। टेनेंट मस्ट बी बोनाफाइड। जिस किराएदार के ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मेरा किराया डुबा के भागा, ये जरूरी है कि वो सच्ची मुच्ची में आपका किराएदार था, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। सर कैसा प्रूव करना? उन्हें था बोल के, उन्हें आया मेरे को किराए से घर होना बोला, हम बोले वो 5,000 रुपये किराए घर है, जाओ रह जाओ, उन्हें रह गया। फिर उन्हें 3-4 महीने के बाद फिर बोल के रातों रात पूरा सामान निकाल के गायब हो गया। सर अब मैं कैसा पकड़ना उसको और मैं कैसा साबित करना उन्हें मेरा किराएदार था बोल के सही में भी? तो आपकी गलती है ना बेटा, आपने गलत कर दिए। आपको चाहिए था ओनर होने के नाते आप एक 100 रुपए का बॉन्ड उससे मंगवाते और उसके ऊपर नोटरी करवाते, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते किराए का, तो फिर वो सच्ची मुच्ची में आपका बोनाफाइड टेनेंट हो जाता और आपके पास वो बॉन्ड होता एज अ प्रूफ कि ये बंदे ने मेरे पास किराए से था। तो आपको टेनेंसी बोनाफाइड है कि नहीं है ये पहले दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने सेटिस्फाई किए, इसका मतलब इनकी टेनेंसी बोनाफाइड है, इनके पास वो चीज है, वो बॉन्ड प्रिंट जो भी इनका प्रूफ है। टेनेंट मस्ट हैव वैकेट द हाउस और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू वैकेट द हाउस। दूसरी कंडीशन ये है कि उस टेनेंट ने घर खाली कर चुका होना चाहिए। आप बोल रहे हो उन्हें मेरे पैसे डुबा दिया मगर घर में छे भी, तो ऐसा नहीं बोलो ना, घर में 6 पैसे डुबा दिया बोले तो ऐसा नहीं होता, दिंगा ना, गड़बड़ क्या है। लेकिन उन्हें खाली करके चले जाना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। या फिर कुछ स्टेप्स ले लिया, आधा सामान निकाल के लेके चले गया चुपके, ऐसा कुछ तो स्टेप ले लिया उसने कि आपको अंदाजा होगा कि विनय अपने पैसे डुबा रहा है, इन्हें घर खाली कर रहा। तो देखो नंबर 1 कंडीशन ये प्रूफ करो कि उन्हें सच्ची मुच्ची में आपका किराएदार था। नंबर 2, उन्हें खाली करके जा चुका होना या फिर कुछ ऐसे कदम उसने उठा लिया कि आपको समझ में आया कि ना घर खाली कर रहा और अपने पैसे नहीं दिया। नंबर 3, देयर शुड बी नो अदर प्रॉपर्टी अंडर द टेनेंसी ऑफ दैट टेनेंट। अब तुमने उसको घर दिए थे तो कोई और भी प्रॉपर्टी तुम्हारी उसके किराए में है क्या? मतलब उन्हें वहां पर भी किराएदार है। एग्जाम्पल देता, एक आदमी है एक्स नाम का, उन्हें आके मेरे को एक दिन बोला सर मेरे को रहने को घर होना। मैं बोला ठीक है मेरा घर है यहाँ पे रह जाओ आप। उसको मैंने घर रहने के लिए दे दिया। उनको काम ढूंढ रहा था, धंधा ढूंढ रहा था, मिल रहा नहीं था, उसको दुकान लगाने की थी, किराए से दुकान नहीं मिल रही थी, तो मेरी दुकान थी एक, मैंने वो दुकान भी उसको किराए से दे दिया। अब उन्हें क्या किया मालूम है कि नहीं, घर का किराया डुबा के घर खाली करके चले गया। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, बोनाफाइड है मेरा बोल के, उन्होंने डुबा के चले भी गया, घर के पैसे मेरे है ना, वैकेट भी कर दिया घर। लेकिन अभी मेरी दुकान पे उन्हें किराएदार है, मेरी किराएदार, मेरी और उसकी किराएदारी यानी कि मेरा उसका रिलेशन किराएदारी का भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कोई और प्रॉपर्टी उसके पास अभी किराए में है। तो ऐसा भी नहीं रहना, समझे कि नहीं बात को आप? तो उसके पास दुकान है मेरी, तो मैं ये बोल रहा हूँ उन्हें घर के पैसे डुबाया, नहीं, ये कंडीशन नहीं चलेगी। कंडीशन 3 नंबर की कंडीशन ये बोल रही है कि आपकी फिर कोई और प्रॉपर्टी उसके पास नहीं रहना, या फिर आपकी कोई और प्रॉपर्टी उन्होंने किराएदार बोल के नहीं रहना, कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी, एक तो गया आपका, तो एक का तो आप क्लेम कर रहे, दूसरी प्रॉपर्टी पर नहीं रहना। चौथा कंडीशन है लीगल एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द टेनेंट। आपने कुछ तो भी कानूनी कार्रवाई, कुछ तो एफआईआर फफआईआर, कुछ तो उसके खिलाफ में एक्शन लिया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उन्हें डॉन है अपन कैसा उसके खिलाफ जाएंगे,
ऐसा नहीं कि वो अरे यार अब क्या करेंगे, अभी दूर के अपने जीजाजी थे, क्या होता पैसे डुबा के चले गए, जान दो, उनके खिलाफ कहाँ जाना, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है, आपको वो पैसे माइनस करवाने हैं, तो आपको ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और इस ओनर ने इन चारों कंडीशनों को सेटिस्फाई किया, करके उसके 30,000 रुपये हमने माइनस कर दिए। समझ में आ गई बात? तो 3 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, 30,000 रुपये डूब गए, जो माइनस हो जाएंगे उनकी इनकम में से। तो असल में उनको इनकम कितनी हुई? 2,70,000 रुपये की। तो 2 लाख या 2,70,000 दोनों में से विच एवर इज मोर, तो 2,70,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,70,000, 2,70,000 आ गया। फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर यहाँ दिया आपने को 15,000, मैंने वो माइनस कर दिया, तो आ गया 2,55,000 नेट एनुअल वैल्यू। अब ये नेट एनुअल वैल्यू आ गई, इसके ऊपर 30% देना है, यहाँ से आपको काम मालूम है। 30% डिडक्शन दिया मैंने, 76,500 रुपया आया। इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मैंने भी कुछ भी नहीं लिया, मेरे को क्या शौक है लेने को, उन्होंने कुछ दिया नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं। 76,500 रुपये, ये 76,500 रुपये और कुछ भी नहीं को मैंने ऐड किया, बाहर लिया, इसमें से माइनस किया, तो आ गया 1,78,500 रुपये। ये हो गई मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक हमारी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं ये चैप्टर को पॉज ले रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ बातें हैं, लेकिन अभी सारी की सारी बातें कवर कर पाना ये बहुत मुश्किल रहता है सिलेबस के अंदर, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम रहता है, ऊपर से हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे, वीडियोस बनाने बैठो तो वो बड़े बड़े वीडियोस बन जाते हैं, 400 MB 500 MB, मतलब लिमिटेशन है थोड़ा सा। तो वो बातें हम लोग फिलहाल के लिए नहीं करते, लेकिन कभी अगर मौका मिल जाए या आपके पढ़ने में कहीं आ जाए और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा। आप लोग बिंदास आके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अब होता क्या है, कुछ बच्चों को अचानक टैक्स में इंटरेस्ट जनरेट हो जाता, फिर थोड़ा सा अफसोस होता वो बच्चों को कि यार हमने टीपीपी क्यों नहीं लिए। अगर टीपीपी लेते तो ये सारी चीज़ें हमको इतने मज़े से पढ़ने को मिलती थी, लेकिन शायद मज़े से नहीं, क्योंकि वहाँ पढ़ाने के लिए आमिर सर नहीं थे टीपीपी को, आपको आमिर सर आपको इधर पढ़ाते, तो शायद मज़े से नहीं पढ़ने को मिलती, लेकिन पढ़ने को मिल जाती। मगर आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 3rd ईयर होने के बाद अपने पास एक कोर्स चलता, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। टीपीपी का एक पीजी डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा डीटीएल का इक्विवेलेंट डिप्लोमा है, मतलब डीटीएल करो या ये करो दोनों बराबर है। ठीक है, वो इक्विवेलेंट डिप्लोमा है। तो अगर आप लोग चाहें तो 3rd ईयर हो जाने के बाद आप वहां पर एडमिशन डाल के इनकम टैक्स को और जीएसटी भी साथ में, दोनों को पूरी डिटेल में अच्छे से और डिटेल जाके सीख सकते हो। समझे आप? सीख सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं, आपको और अगर सीखना है तो आप सीख सकते हैं। पढ़ने वालों के लिए समंदर है बेटा, और नहीं पढ़ने वालों के लिए एक बूंद भी बहुत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। कोई भी क्वेरी रही तो मेरे को पूछा करो। यहाँ पर मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पैकअप कर रहा हूँ। बाय बाय।